गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माई सेल्फ मालती। ये सर आज हम 10th क्लास हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर रीड कर रहे हैं। जो हरियाणा बोर्ड की अभी जो बुकें चेंज हुई है उनका हम फर्स्ट चैप्टर रीड कर रहे हैं। चैप्टर का नेम है सरस्वती सिंधु सभ्यता। तो सरस्वती सिंधु सभ्यता के बारे में हम आज डिटेल से तो हम स्टार्ट करते हैं। भाई हमारा चैप्टर है फर्स्ट चैप्टर 10th क्लास हिस्ट्री का। तो सरस्वती सिंधु नदियों के जो उपजाऊ मैदान में भारत की प्रथम नगरीय सभ्यता का उदय हुआ। वे कहाँ जो सरस्वती व सिंधु नदी हैं, इनके उपजाऊ मैदानों में भारत की प्रथम नगरीय सभ्यता का उदय हुआ। इस सभ्यता के पुरास्थल बड़ी संख्या में सरस्वती व सिंधु नदियों के किनारे पर होने के कारण इस सभ्यता को सरस्वती सिंधु सभ्यता कहा जाता है। वही कि ये जो सभ्यता हमारी मिली है, जो सिंधु सभ्यता के नाम से बोलते हैं, तो इसके जो पुरास्थल मिले हैं, जो अवशेष मिले हैं प्राचीन, भाई वो ज़्यादातर कहाँ मिले हैं? सरस्वती सिंधु नदी के पास मिले हैं। इसलिए इस सभ्यता का नाम सरस्वती सिंधु सभ्यता कहा जाता है। हालांकि इस सभ्यता को सिंधु सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। इसको सिंधु सभ्यता या सरस्वती सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता, इन सभी नामों से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है, कालानुक्रम की दृष्टि से इस सभ्यता को मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यताओं के समकालीन माना जाता है। यानी कि इसको टाइम पीरियड के अनुसार जो मेसोपोटामिया की सभ्यता और जो मिस्र की सभ्यता है, जैसे हमारे इंडिया की है, इस तरह ही जो विश्व की जो और भी सभ्यता है इनमें से दो है, मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यता। इसके टाइम पीरियड माना जाता है, यानी कि इनका एक साथ टाइम पीरियड माना जाता है अभी लगभग। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने पंजाब प्रांत में हड़प्पा और 1922 में राखल दास बनर्जी ने सिंधु प्रांत में मोहनजोदड़ो नामक पुरास्थलों का उत्खनन किया। यानी कि वे सबसे पहले जो किसने खोज की थी हड़प्पा सभ्यता की? दयाराम साहनी ने। कब? 1921 में पंजाब प्रांत में हड़प्पा, जो आज के पाकिस्तान में पड़ता है हड़प्पा, और 1922 में जो राखल दास बनर्जी हैं उन्होंने सिंध प्रांत में मोहनजोदड़ो नामक पुरास्थलों का उत्खनन किया था। यानी कि उनको खोज की थी मोहनजोदड़ो नामक पुरास्थल की, जिसके फलस्वरूप इस अज्ञात भारतीय नगरीय सभ्यता के महत्व की ओर लोगों का विशेष रूप से पुरातत्वविदों का आकर्षण बढ़ा। यानी कि जो पहले की हमें इस सभ्यता के बारे में जानकारी नहीं थी, उसका भारत के लोगों को भी जानकारी हुई कि यहाँ पर भी कोई सभ्यता थी आज से कई हजार साल पहले। अब भी इसका विस्तार बताया है कि सिंधु सभ्यता का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, कितने किलोमीटर तक था और कितनी पुरानी ये सभ्यता थी, इसके बारे में हम आगे रीड करेंगे। आगे है भाई सरस्वती सिंधु सभ्यता का विस्तार कहाँ से कहाँ तक था। तो सरस्वती सिंधु सभ्यता का विस्तार पूर्व में आलमगीर कहाँ पड़ता है भाई? पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर पश्चिम में, यानी कि ये तो पूर्व की तरफ है, जैसे यहाँ मैप में भी दिखा रखा है, अभी मैं वो भी दिखाऊंगी आपको। जैसे ये हमारा मैं ये दिशाएं बना ली है। तो पूर्व में बताया है, पूर्व में आलमगीरपुर में इसका विस्तार जो पश्चिमी यूपी में पड़ता है, और पश्चिम में जो बलूचिस्तान में कौन सी जगह है? सुतकांगे डोर है, वो पड़ता है। उत्तर में मांडा भी जो जम्मू कश्मीर में पड़ता है, तथा दक्षिण में दायमाबाद गुजरात महाराष्ट्र तक था। इसका विस्तार बताया है कि पूर्व से पश्चिम में इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक था, और उत्तर से दक्षिण में इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक था। ओके,
नेक्स्ट है इस सभ्यता का क्षेत्रफल, यानी कि भी इसका एरिया कितना था, क्योंकि 2,15,000 वर्ग किलोमीटर है। इसके पुरास्थलों को दूरी पूर्व से पश्चिम तक लगभग 1600 किलोमीटर, यानी कि पूर्व से पश्चिम तक इसकी दूरी है भाई 1600 किलोमीटर, तथा उत्तर से दक्षिण तक लगभग 1400 किलोमीटर है। इसके पुरास्थल में, यानी कि जो इनके पुरास्थल मिले हैं, जो अवशेष जहाँ पाए गए हैं, वो स्थान कौन कौन से हैं, इंडिया में कहाँ कहाँ वो पड़ते हैं। तो जैसे भारत में पंजाब है भाई, हरियाणा है, भारत में पंजाब है, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, उत्तरी राजस्थान में, गुजरात में, और पाकिस्तान में बलूचिस्तान, सिंध, पाकिस्तान में कहाँ भी, बलूचिस्तान में, सिंध में आदि प्रांतों में इसके पुरावशेष हमें मिले हैं। नेक्स्ट है राखी गढ़ी, बनावली जो हरियाणा में पड़ती है, बनावली, मोहनजोदड़ो सिंध प्रांत में है भाई, हड़प्पा जो पंजाब में है। नेक्स्ट है धोलावीरा, और धोलावीरा कहाँ पड़ता है भाई, गुजरात में, और कालीबंगा राजस्थान। इस सभ्यता के प्रमुख नगर थे, यानी कि इस सभ्यता के प्रमुख नगर बताए हैं भाई कौन कौन से हैं, जैसे राखी गढ़ी है, बनावली है, मोहनजोदड़ो है, हड़प्पा है, धोलावीरा है, कालीबंगा है। इस सभ्यता के प्रमुख नगर थे। अब ये भाई देखो मैप इधर दिखा रखे है, जैसे आपको बताया था मैंने, ऐसे ये मांडा है, इधर दायमाबाद है जो गुजरात में पड़ता है, जम्मू कश्मीर में है, आलमगीर, सूतकांगीडोर। तो ये सरस्वती सिंधु सभ्यता का क्षेत्र विस्तार है। ऊपर मैप में भी दिखा रखा है भाई सरस्वती सिंधु सभ्यता के पुरास्थल, यानी कि कौन कहाँ कहाँ पर सिंधु सभ्यता के अवशेष मिले हैं। जैसे दिखा रखे मोहनजोदड़ो, मेहरगढ़ है, धोलावीरा है, लोथल है, हड़प्पा है, बनावली है, रोपड़ है, राखी गढ़ी, मीताथल, कालीबंगा, ये सभी क्या मिले भाई, सिंधु सभ्यता के पुरास्थल है। नेक्स्ट है कालक्रम, यानी कि भाई इस सभ्यता का टाइम पीरियड क्या था, यानी कि ये सभ्यता कब डेवलप हुई थी और कब से कब तक रही। तो ये हम यहाँ पढ़ेंगे। अलग अलग विद्वानों का भाई अलग अलग मान्यताएं रही हैं टाइम को लेकर। तो कालक्रम की दृष्टि से सरस्वती सिंधु सभ्यता को 3 चरणों में विभाजित किया जाता है, यानी कि उसको 3 पार्टों में डिवाइड किया गया है। अभी रेडियो कार्बन तिथियों, यानी कि रेडियो कार्बन और डेटिंग द्वारा पता लगाया गया है कि भाई 7500 से 7000 ईस्वी पूर्व सरस्वती नदी घाटी को प्रथम कृषि संस्कृतियों के लोगों ने अपना निवास स्थान बनाना शुरू कर दिया था, यानी कि लगभग 7000 ईस्वी पूर्व कौन सी नदी के पास, सरस्वती नदी घाटी को प्रथम यानी कि सबसे पहले कृषि संस्कृतियों के लोगों ने अपना निवास स्थान, यानी कि वो लोगों पर अपने घर वगैरह बनाकर रहना स्टार्ट कर दिया था। 3200 ईस्वी पूर्व में नगर योजना के लक्षण, यानी कि 3200 ईस्वी पूर्व ईसा मसीह से पूर्व नगर योजना के भाई लक्षण या कुछ सिंबल दिखाई देने लगे थे। लेखन कला, मोहरों का विकास और नाप तोल की पद्धति के साथ इन प्रथम कृषि संस्कृतियों का परिवर्तन विकसित ग्रामीण संस्कृति में हुआ। ठीक है भाई। नेक्स्ट है जिसे 2600 ईस्वी पूर्व तक नगरीय जीवन की विशेषताओं को आत्मसात कर लिया, यानी कि उन्होंने 2600 ईस्वी पूर्व तक जो नगरीय जीवन की जो विशेषताएं हैं उनको आत्मसात कर लिया, मतलब धारण कर लिया, जिसके कारण भारत की प्रथम नगरीय सभ्यता के नगरों का उदय हुआ, नगरों के रूप में, यानी कि ये सभ्यता डेवलप हुई। 1900 ईस्वी पूर्व तक आते आते इस नगरीय सभ्यता का बदलाव ग्रामीण संस्कृति में होना शुरू हो गया था, यानी कि 1900 ईस्वी पूर्व तक आते आते जो यह नगरीय सभ्यता थी का बदलाव किस में होने लगा, ग्रामीण संस्कृति में होना शुरू हो गया। फिर है भाई इसका पतन कब हुआ, 1300 ईस्वी से पूर्व इस नगरीय सभ्यता का पतन हो गया, यानी कि आज से 1300 ईसा पूर्व भाई इस नगरीय सभ्यता का पतन हो गया।
द एक्टिविटी दिखा रखी है कि जो रेडियो कार्बन तिथि के बारे में जानकारी संकलित करें। भी कैसे पता लगाया जाता है जो रेडियो कार्बन तिथि होती है उसके द्वारा किसी टाइम पीरियड को। नेक्स्ट है भाई सिंधु सभ्यता की, ये तो ऊपर था टाइम पीरियड, भाई कालक्रम क्या था, सिंधु सभ्यता कब से कब तक रही। अब है उसकी नगर योजना, भी उनकी नगर योजना कैसी थी, भी कैसे नगर डेवलप थे। तो आगे भाई जैसे सरस्वती सिंधु सभ्यता की नगर योजना में समरूपता होते हुए भी, समरूपता मतलब समानता होते हुए भी कुछ क्षेत्रीय विभेद मिलते हैं, यानी कि अलग अलग क्षेत्र वाइज भी थोड़ा थोड़ा डिफरेंस मिलता है। सभ्यता के नगरों में प्राय पूर्व और पश्चिमी दिशा में 2 टीले मिले हैं। जो भी सिंधु ये सभ्यता है, सभ्यता के जो नगर हैं उनमें प्राय पूर्व और पश्चिमी दिशा में 2 टीले मिले हैं, पूर्व और पश्चिमी डायरेक्शन में भी। पूर्व दिशा के टीले पर आवास क्षेत्र, यानी कि जो पूर्व दिशा की तरफ जो टीले मिले हैं उन पर आवास क्षेत्र, और पश्चिम टीले पर दुर्ग स्थित होता था, यानी कि ये विशेषताएं वहाँ की पाई गई है। ये नगर मजबूत रक्षा प्राचीर से युक्त थे। रक्षा यानी कि ये नगर मजबूत रक्षा प्राचीर, यानी कि उनके चारों तरफ कोई मजबूत बाउंड्री बनी हुई थी। रक्षा प्राचीर में बुर्ज बने हुए थे। नगर के आवास क्षेत्र में सामान्य नागरिक, व्यापारी, शिल्पकार, कारीगर और श्रमिक रहते थे, यानी कि जो नगर के आवास थे वे उनमें कौन रहते थे, इनसे पता चला है कि वहाँ पर सामान्य नागरिक भी रहते थे, व्यापारी भी रहते थे, क्राफ्ट पर्सन भी रहते थे, कारीगर और जो श्रमिक वगैरह सभी रहते थे। दुर्ग के अंदर प्रशासनिक, सार्वजनिक भवन और अन्नागार स्थित थे, यानी कि जो दुर्ग हैं उनके अंदर वही जो प्रशासनिक भवन भी मिले हैं, सार्वजनिक भवन भी मिले हैं और अन्नागार स्थित थे। अन्नागार मतलब अन्न वगैरह को स्टोर करने के लिए जो बड़े बड़े स्टोर रूम जो होते हैं, भंडार गृह जिनको बोलते हैं, वो भी मिले हैं। आगे है नेक्स्ट है भाई सरस्वती सिंधु सभ्यता की नगर योजना में सड़कों का महत्वपूर्ण स्थान था, यानी कि जो सिंधु सभ्यता की जो नगर योजना थी उसमें सड़कों का भी महत्वपूर्ण योगदान था, यानी कि सड़कें अच्छी तरह से बनाई गई थी उचित व्यवस्था के साथ। तो मुख्य सड़कें नगर को 5-6 खंडों में विभाजित करती थी। जो मुख्य सड़कें हैं नगर को 5 या से 6 खंडों में यानी कि पार्टों में विभाजित करती थी। मोहनजोदड़ो में मुख्य सड़कें भी 9.15 मीटर तथा गलियां औसतन यानी कि लगभग 3.0 मीटर चौड़ी थी। कालीबंगा, राखीगढ़ी व मित्ताथल, इनकी कालीबंगा कहाँ पड़ता है भाई, राजस्थान है, जैसे राखीगढ़ी है व मित्ताथल की सड़कें भी चौड़ी थी। सड़कें कच्ची होती थी, यानी कि बताए गए हैं कि सिंधु सभ्यता के टाइम पीरियड में नगर योजना कैसी थी, वहाँ की सड़कें कैसी थी। तो क्या बताया है भी, सड़कें कच्ची होती थी, साफ सफाई पर विशेष ध्यान दिया जाता था। ये दिखा रखा है भाई स्नानागार मोहनजोदड़ो, यानी कि इसके बारे में भी पढ़ेंगे हम। लोथल बंदरगाह जो कहाँ पड़ती है, गुजरात में है भी, कहाँ पड़ती है लोथल, गुजरात में है। स्नानागार यानी कि मोहनजोदड़ो में स्नानागार मिला है, कि जैसे तालाब के रूप में बहुत बड़ा भी वहाँ पर पाया गया है। ये अनुमान लगाया जाता है कि यह किसी त्यौहार वगैरह के टाइम में यहाँ पर लोग स्नान करते होंगे धार्मिक उद्देश्य से। नेक्स्ट हम रीड करें भाई, जैसे था यहाँ पर साफ सफाई पर विशेष ध्यान दिया जाता था। कूड़े कचरे के लिए सड़कों के किनारे कूड़ेदान रखे जाते थे। घरों की नालियाँ सड़क के किनारे बड़े नालों में गिरती थी, यानी कि उस टाइम में सिंधु सभ्यता में भी भाई अच्छे से नालियों का भी पूरी तरह से या सड़कों का अच्छे से रख रखाव किया था। बताया कि जो घरों की जो नालियाँ होती थी वो सड़क के किनारे जो बने हुए जो बड़े नालों में गिरती थी। फिर नालों के माध्यम से पानी नगर से, यानी कि इन बड़े बड़े नगरों के नालों के माध्यम से जो पानी होता था नगर से बाहर जाता था। नालियाँ मुख्य रूप से पक्की ईंटों की बनाई जाती थी भाई, ये इम्पोर्टेंट है। जो नालियाँ होती थी ना मुख्य रूप से पक्की ईंटों से बनाई जाती थी। इनकी चौड़ाई और गहराई आवश्यकता अनुसार निर्धारित की जाती थी। प्राय नालियों को बड़े आकार की
ईंटों से ढका जाता था, यानी कि जो ये नालियाँ होती थी वे बड़े बड़े ईंटों से ढकी हुई थी, यानी कि ओपन या खुली हुई नालियाँ नहीं थी। संभवतः नालियों की सफाई समय समय पर की जाती थी, यानी कि ये अनुमान है कि उन नालियों को टाइम के अनुसार साफ किया जाता होगा और तब इन जो ढकी हुई ईंटों को हटाया जाता होगा और फिर उनको वापस से ढक दिया जाता होगा। नेक्स्ट है भाई, सरस्वती सिंधु सभ्यता में आवासीय और सामुदायिक भवन मिलते हैं। आवासीय भवनों में, आवासीय मतलब जो रहने के लिए लोग जो रहते हैं, जिनका आवास घर है, उनके बारे में है भाई। आवासीय भवनों में 3-4 कमरे, रसोई घर मिले हैं भाई, स्नान घर मिला है और भवन के बीच में आंगन होता था। यानी कि ये उस टाइम सिंधु सभ्यता के जो आवास है उनकी विशेषताएं बताई हैं भाई, क्या क्या होता था। संपन्न लोगों के घरों में कुआं, यानी कि जो थोड़े से अच्छे खासे घर हैं वे मिले हैं, जो अमीर लोग होंगे उनके घरों में कुआं और शौचालय भी होते थे। एक घर में कुआं और शौचालय भी होते थे। भवनों में सीढ़ियों के प्रमाण भी मिलते हैं, यानी कि सीढ़ी वगैरह भी थी। मकानों में खिड़कियां, रोशनदान, फर्श और दीवारों पर प्लस्तर के साक्ष्य मिले हैं, यानी कि मकानों में जो भी खिड़कियां हैं, रोशनदान है, फर्श है और दीवारों पर प्लस्तर के साक्ष्य मिले हैं। नेक्स्ट है सामुदायिक भवनों में सभा भवन, जो सामुदायिक भवन है यानी कि पब्लिक प्लेस जिसको बोलते हैं, सभा भवन मिले हैं। अन्नागार हैं, स्नानागार आदि मिलते हैं। इन भवनों में भी 1:2 और 3 और भाई, और इनमें 1:2:4 ईंटों का प्रयोग होता था, यानी कि ये उनमें अनुपात होता था भाई। एक्टिविटी है भाई, आप ये करके बताना भी। अपने आसपास के जो सरस्वती सिंधु सभ्यता से संबंधित पुरास्थलों का भ्रमण करें। तो आप जो अपने आसपास के सिंधु सभ्यता के जो भी पुरास्थल है, पुरावशेष है, उनका भ्रमण करें, यात्रा करें, उनके बारे में लिखें। तो आज के लिए इतना ही और बाकी का चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में रीड करेंगे। सो थैंक यू।